कुछ शब्दों के द्वारा लाइनें इस प्रकार हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नमस्ते, मैं हूँ आदित्य। आज हम फिर से अपने चैनल जनहित में जारी में आज आपके नए तजुर्बे और नए अनुभव के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जिनके साथ चर्चा होने वाली है वो IAS अधिकारी हैं, 2019 बैच की हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आज उनसे इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाया और बताया जाता है। इसके साथ साथ हम उनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार उन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी। उनका नाम है हिमांशी त्रिवेदी, लखनऊ की रहने वाली हैं। तो स्वागत करते हैं। क्या हमसे क्या इसके लिए आपने कहीं से एडिशनल कोचिंग की थी या फिर अलग से कोई कोर्स लिया था क्या? जब मैं MSc फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया था। फिर सेल्फ स्टडी से मैंने पढ़ा था और रिटन क्लियर हुआ था। फिर इंटरव्यू स्टेज पर मुझे हेल्प मेरे BSc टीचर्स और MSc टीचर्स ने की थी। लेकिन जब क्लियर नहीं हुआ तो जनवरी में मैंने नीरज अवस्थी सर की कोचिंग ज्वाइन की थी जो लखनऊ में हाँ जी, तो वही मैंने ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे खुद को इवैल्यूएट करना था। टेस्ट सीरीज़ कोई अवेलेबल नहीं रहती हैं, कहीं भी अवेलेबल नहीं है नेट पर उस टाइम पर। तो सर की गाइडेंस में और खुद की प्रिपरेशन से फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा, तो आपकी रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, जो IAS एस्पिरेंट्स हैं सबको पता होगा, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि 6 पेपर आते हैं, चार स्टैटिस्टिक्स के, एक GS और एक इंग्लिश। बहुत सारी स्ट्रैटेजी बुक्स, टीचिंग्स, कोचिंग्स सब अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो मैं थोड़ा डेप्थ में कम जाऊंगी। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगी कि मैंने कैसे अपनी रिटन की प्रिपरेशन की थी। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। कम पढ़ना एंड ज़्यादा पढ़ना दोनों ही हानिकारक है। आपके पास उतना टाइम होता नहीं है और ना ही उतना आप याद रख सकते हो। तो इसलिए जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उस पर स्टिक रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही आपको बताते हैं कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या है, हर साल वो लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अगर अभी आप उसमें टाइम सीरीज़ की बात करो, पहले उतना MSc पोर्शन नहीं आता था या वो इन डेप्थ नहीं, मॉडलिंग वगैरह उतना नहीं पूछते थे। अब स्टार्ट हो गया। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपको अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरीके से चेंज करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। उन्होंने पूरा बुक पढ़ी या कुछ मटेरियल पढ़ा एंड अपने हिसाब से वो नोट प्रिपेयर करते हैं। मेरा बताऊं तो मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए। मुझे पता नहीं क्यों वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे क्योंकि लेकिन ऐसा था कि जब मैं कुछ पढ़ती थी तो मैं उसको लिख के पढ़ती थी। तो मुझे एक तो सेकेंड थिंग, मेरा स्पीड इंक्रीज़ हुआ, राइटिंग स्पीड, एंड मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज़ हुआ। बिकॉज जब आप लिखोगे एंड देखोगे तो वो ज़्यादा रिटेन होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज़ कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। हाँ, शॉर्ट नोट्स रिविजन में हेल्प करते हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए या और जो इन्फरेंस का पोर्शन या पेपर 1 और 2 के लिए मैंने हाँ शॉर्ट नोट्स थोड़े थोड़े बनाए थे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ये प्रॉपर्टीज़ है ना, इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं। वो आपको रिविजन में हेल्प करेगा। इसके रिविजन की बात अगर मैं करूं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में वो रिविजन है। आप अगर 80% भी सिलेबस कवर कर रहे हो और वो आपने 4 महीने में कवर किया है और उस चीज़ को आपने अगर 3 बार नहीं पढ़ा है तो वो आपको नहीं याद रहेगा। मेरा तो ये स्ट्रैटेजी था कि मैं जनवरी तक मैं कोर्स कंप्लीट करूँगी, जो मेरी फर्स्ट प्रिपरेशन में था। जनवरी तक मैंने अपना कोर्स ट्राई किया था कंप्लीट करने का, जो कि फेब तक गया था। और उसके बाद मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं अब और टॉपिक छूने के पहले मैं इसको रिवाइज़ करूँगी एटलीस्ट 3 बार और एटलीस्ट 6 से 7 बार एग्ज़ाम आने तक मेरा रिविज़न हो जाना चाहिए। तो रिविज़न आपको करना ही करना है। जितनी बार करेंगे उतनी बार याद रहेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा यही सेम था। सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा था कि मैंने जब नहीं हुआ मेरा क्लियर तो मैंने एनालाइज़ किया क्वेश्चन और ख़ुद को कि मैंने कहाँ लैग किया। तो मुझे समझ आया कि ये क्वेश्चन आता था मुझे, लेकिन वो माइंड में नहीं आया। आधा तक कर पाई, फिर टाइम भी ओवर हो गया एंड हुआ भी नहीं। तो ये क्यों था? बिकॉज रिविज़न का या तो कमी था या नॉलेज का कमी था। तो मान लीजिए आप अगर एक अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो खुद को एनालाइज़ करिएगा कहाँ आपने लैग थे आप, और वहाँ पर
आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपना स्ट्रैटेजी फिर से बनाइएगा। अभी जो पेपर्स में देख रही हूँ उसमें बहुत डायनामिक हो गया है, जो टॉपिक्स अभी तक नहीं आते थे वो भी आने लगे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई टॉपिक छोड़ के मत जाइए, जितना भी हो सके उस टॉपिक पर आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन ट्राई करिए कि कोई टॉपिक छूटे नहीं। बट अगर आपका एंड आ गया है क्लियर, एंड नियर आ गया है टू द एग्ज़ाम, तो फिर कोई नया टॉपिक मत उठाइएगा, रिविजन पर ही फोकस करिएगा। स्टैटिस्टिक्स के अलावा जीएस और इंग्लिश का भी पेपर होता है, जिसमें जीएस में 20 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आता है, स्टैटिक पोर्शन भी आता है एंड करंट अफेयर भी आता है। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो आपके जो भी आंसर होंगे वो आप ट्राई करिएगा कि स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज करंट पोर्शन मिलाकर लिखिए, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। अब जैसे हिस्ट्री है, आप उसमें हाँ कुछ पार्ट है हिस्ट्री का जिसमें आप करंट नहीं डाल सकते हो, वो तो प्योरली स्टैटिक पोर्शन है, दैट इज़ डिफरेंट। मान लीजिए ज्योग्राफी का कुछ अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो वो प्योरली स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन अगर कुछ करंट अफेयर में उससे चल रहा होगा तो आप डेफिनेटली उसमें मेंशन करिए। और इंग्लिश के लिए आपका अगर इंग्लिश बैकग्राउंड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो ग्रामर पे हैं, वो आप देख सकते हो। ऐसे के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ आजकल तो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो। प्रेसी राइटिंग के लिए आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई आपने इन जनरल कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा तो उसको आप ट्राई करिए कि खुद अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स में लिखने का उसको ट्राई करिए, तो ऐसे धीमे धीमे करके आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। पैसेजेस के लिए भी आप सेम कर सकते हो, कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, माइंड मैप करिए कि मुझे ये लिखना है, ये टॉपिक्स इस चीज़ पर मैं लिख सकता हूँ, तो आप वैसे उसको फ्रेम करके बना सकते हो। अच्छा, जीएस की आपने बात की है ना, जीएस एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि एक हम जो चीज़ समझ में नहीं आती कि जीएस को कंपलसरी क्यों रखा जाता है इंग्लिश के लिए। उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश राइटिंग में आपको करना ही है, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, इंडिया में कई लैंग्वेजेस हैं, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई साउथ के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, कई अलग अलग लैंग्वेजेस रहती हैं। इंग्लिश में लिखने का सेंस ये है क्योंकि जब आप मिनिस्ट्रीज़ में काम करेंगे, आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो उसमें काम नहीं होता है। हिंदी यूज़ होती है, हिंदी को बढ़ावा भी दिया जाता है सरकार में काम करने के लिए, लेकिन जो मेन काम रहता है वो आपको इंग्लिश में ही रहेगा, इसलिए इंग्लिश को मेन रखा जाता है एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ताकि ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर सकें हम लोगों से। मान लीजिए किसी अदर उससे फील्ड से आते हैं या अदर क्षेत्र से आते हैं तो उनसे हम बेहतर से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ से के बाद इंटरव्यू हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपका, उसके बाद जो है आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद शायद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। कुछ को 1 महीने में भी बुला लेते हैं, कुछ को 2-3 महीने भी लग जाते हैं, कुछ को 6 महीने भी लग जाते हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं है। आपकी ट्रेनिंग होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि NSSTA। अच्छा, ट्रेनिंग का पहले दिन के बारे में कुछ याद है? कुछ उसके बारे में थोड़ा सा मतलब बताइए कि क्या होता है वहाँ पर जाने का, क्योंकि सब लोग तो अलग अलग फील्ड से रहते हैं, मतलब एरिया से रहते हुए बहुत कम लोगों से जान पहचान होती है, तो वहाँ पर मतलब कैसे आप कोलिब्रेट करते हैं या फिर क्या चीज़ें रहती हैं, वो थोड़ा सा फुल डे का पहले दिन का कुछ बताइए, क्या होता है वहाँ पर? देखिए, 24 अगस्त 2020 हमें बुलाया गया था। अच्छा, ठीक है, वो था कोविड पीरियड। अच्छा। तो हमें तो पहले 14 दिन क्वारंटीन किया था। जी। तो हमारा जब बैच गया तो NSSTA के पास ही एक होटल था, वहाँ पे हमें स्टे कराया गया। क्वारंटीन थे हम 14 दिन के लिए, किसी से मिलना जुलना अलाउड नहीं था। अच्छा। और लेकिन हमारा जो इंटरेक्शन था ट्रेनिंग में जो ऑफिसर्स थे उनसे, वो हमारा वर्चुअली था, VC पे कनेक्ट करते थे एंड हमारा इंटरेक्शन उनसे होता गया। 14 दिन के बाद जब हम पहले बार NSSTA में गए तो पहले तो आपको वहाँ रूम अलॉट होते हैं। अगर अब तो शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, हमारा तो कोविड था तो हमें सिंगल रूम दिए थे। नहीं तो आपको जब आपका रूममेट होगा तो सबसे पहला इंटरेक्शन तो आपका आपके रूममेट से होगा। अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या जो भी वर्किंग नेक्स्ट डे होगा उसमें आपकी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, तो उसमें फिर पूरा बैच
एक साथ बैठता है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे और भी जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको ओरिएंटेशन देते हैं, पूरा ट्रेनिंग के बारे में समझाते हैं और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो होने लगती। हो सकता है वहीं उसी टाइम पर आपका इंट्रोडक्शन हो, तो जब सबका इंट्रोडक्शन होगा, कौन कहाँ से आया, क्या किया, तो एक तो वैसे ही आप एक दूसरे को जान जाते हैं। फिर जब आप एक ही जगह रह रहे हो एक साथ रह रहे हो, तो इंटरेक्शन तो होता ही रहता है, मेस में या कहीं भी। ट्रेनिंग होता क्या है, जब आप जाओगे, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, आपको एक शेड्यूल दे देते हैं वो, कि ये मॉड्यूल होगा इतने दिन का या इतने वीक्स का, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग का मॉड्यूल तो पता चल जाता है कि इतना होगा, लेकिन ग्रुप का नहीं होता। मान लीजिए एक मॉड्यूल है तो पूरा बैच एक साथ जाता है, उसमें ग्रुपिंग नहीं होती है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया या कुछ एक्टिविटी दी गई तो वो उसमें हाँ ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ट्रेनिंग तो एक साथ रहती है सबकी, पूरे बैच की, लेकिन और कुछ अगर प्रेजेंटेशन होना है, कोई आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो उसमें फिर ग्रुपिंग होती है। अच्छा, मौज आती है वहाँ पर, जैसे ट्रेनिंग में जब जाते हैं पहले दिन तो मतलब फुल मौज रहती है कि एकदम, उसमें भी जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो पूरा टेंस रहता है कि ये नहीं, एकदम सावधानी से। तो वहाँ जब जाते हैं तो हम मौज से रहते हैं कि एकदम वहाँ भी टेंशन रहती है कि प्रोजेक्ट तैयार करना है या फिर इनसे सर से कोऑर्डिनेट करना है, या मतलब चिल होके काम करना पड़ता है ट्रेनिंग में, कि ऐसे ही जैसे कि आप प्रिपरेशन के दौर थे वैसे वहाँ भी ऐसा कुछ? देखिए, ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट पार्ट होता है कोई भी सर्विस का, ठीक है। तो ये जो 2 साल आपके होते हैं, ये पूरी सर्विस के बेस्ट पार्ट होंगे आपके। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट तो रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, आप पे रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, आपको टाइम बाउंड मैनर में काम भी करना होता है, एंड प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, तो टेंशन तो रहता है। आपके एग्जाम्स भी रहते हैं, उन्हें आपको पास भी करना होता है। वहाँ पर भी जी हर मॉड्यूल के बाद जनरली एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपको उन्हें पास करना होता है। कई प्रेजेंटेशंस होंगी, आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, वो प्रोजेक्ट मेन होता है, उसको क्लियर नहीं किया तो इंटरव्यू इज़ नॉट, ट्रेनिंग इज़ नॉट क्लियर। अच्छा, तो देखिए हेक्टिक बहुत रहता है। आपको इन्जॉयमेंट तो रहेगा ही, आप अच्छे अच्छे जगह जाते हो, लोगों से मिलते हो, कई चीज़ें पता चलती हैं जो पढ़ाई के टाइम पे आपको शायद नहीं पता होती हैं। इसके साथ बट जब आपको इतना कुछ मिल रहा है तो एक साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी आती है कि आप उसे अच्छे से करें। तो इन्जॉयमेंट तो है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है। अच्छा, आपने कहा टेस्ट होते हैं वहाँ पर। जी। अच्छा, यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ पर भी टेस्ट, अच्छा मान लीजिए टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, दे दिया हमने, टेस्ट नहीं हुआ, तब क्या होगा वहाँ पर? मतलब फिर से तुमको वही कराएंगे वापस फिर टेस्ट करो? अच्छा, टेस्ट किस बेसिस पे, मतलब जो प्रोजेक्ट दिया रहता है उसी में से रहता है या फिर जैसे मान लीजिए आपको कोई एक मॉड्यूल पढ़ा दिया गया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पे पढ़ाया उन्होंने, ठीक है, या NAD नेशनल अकाउंट्स पे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आप जब मॉड्यूल पूरा ख़त्म हो गया 1-2 वीक का, उसके बाद आपको जस्ट टेस्ट होगा। वो टेस्ट बेस्ड होगा कि आपने उस मॉड्यूल में क्या सीखा। तो जो भी पढ़ाया गया होगा और थोड़ा और जनरल नॉलेज, उस पे बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको आंसर करने होंगे। मान लीजिए फेल हो गए, जो कि होते हैं वहाँ भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रीटेस्ट हो जाते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर्स कोऑर्डिनेटर कि कैसे क्या ट्रेनिंग चल रही। बट ऐसा मतलब आपको सिंसियर तो रहना चाहिए, बिकॉज आप उस लेवल तक जाके अगर आप फेल होते हो तो इट डजंट गिव गुड इम्प्रेशन। तो मेहनत तो रहती है। रिजल्ट जो आउट होता है वो कैसे आउट होता है? मतलब अपने ग्रुप में ही आउट होता है कि पूरे सारे ग्रुप में आउट हो जाता है कि ये जो है धराशायी हो गए हैं? ये सबको पता होता है रिजल्ट। अच्छा, ओपनली ऐसे बता दिया जाता है पूरा? अच्छा, आपने ये बताया कि वहाँ पर कोऑर्डिनेटर रहते हैं, तो कितने मतलब वहाँ पर ऑफिसर्स अलग अलग कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग वो करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं क्या? नहीं, देखिए कोई भी ट्रेनिंग होगी, आपके पास आपको एक कोर्स कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेनिंग, ठीक है। आपको कहीं जाना है, आप या कुछ भी मॉड्यूल कराना है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जैसे अभी मैं बात करूँ, अभी जो बैच है वहाँ पे 2 बैचेस थे, तो उनके कोर्स कोऑर्डिनेटर एक ही थे। इन कोर्स कोऑर्डिनेटर के अलावा और भी वहाँ ऑफिसर्स रहते हैं, डायरेक्टर लेवल, DDG लेवल, ADG लेवल पे, जो ट्रेनिंग को देखते हैं। अच्छा, तो कई ऑफिसर्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी रहते हैं। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या रहती है? जैसे आप लोग तो वहीं रहते होंगे, तो ट्रेनिंग की मतलब क्या सुबह या शाम कितना टाइम रहता है आपको? जब आप NSSTA में हो तो वहाँ पे जनरली 9 to 5:36 आपके मॉड्यूल्स रहते हैं,
पूरा दिन का शेड्यूल पहले से डिफाइन होता है, कब क्या मॉड्यूल होगा, कहाँ पे होगा। अच्छा। कभी ऑडिटोरियम में होता है, कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में, कभी ऐसे ही जनरल क्लास में। तो वो पहले से शेड्यूल डिफाइन होता है एंड 9 से 6 या 5:30 तक जनरली रहता है। उसके अलावा फिर शाम को कभी कभी अगर कुछ कल्चरल इवेंट होने हैं या एक्टिविटी होनी है तो वो भी चला करता है। सुबह पीटी का रहता है, योगा पीटी, आप कुछ भी कर सकते हो, बढ़िया जिम्नेजियम है वहाँ पे, वहाँ अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन ये है कि आपको कोई दिन खाली नहीं मिलेगा वहाँ। अगर दिन में क्लासेस हैं तो शाम को कोई एक्टिविटी होगी। अच्छा। पूरा टाइम बिजी रखते हैं वो आपको। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए ट्रेनिंग चल रही है, वर्किंग डेज में मन नहीं है हमारा जाने का, या मान लीजिए अचानक तबीयत खराब हो गई या नहीं पहुंच पा रहे हैं सुविधा है, तो कैसे कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करते हैं, या बिना इन्फॉर्म किए हम नहीं गए, इसके बाद का क्या होता है? देखिए, आपको वहाँ ये लिबर्टी नहीं होती है कि आपका मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं जाएंगे, ये लिबर्टी नहीं रहता है। हाँ, अगर जेन्युइन रीज़न है, कोई हेल्थ इशू है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, एक कार अवेलेबल रहती है जो कि आपको डॉक्टर तक ले जाएगी। तो अगर जेन्युइन रीज़न है तो येस दे कंसीडर, नहीं है तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं अगर और कोई प्रॉब्लम है। और ये अच्छा पार्ट होता है ट्रेनिंग का। मुझे नहीं लगता कोई चाहता है कि ये स्किप करें हम, कोई भी अगर मॉड्यूल है। क्लास हाँ चलती है, लेकिन ये हो जाता है ना कि मान लीजिए हमें तो पता नहीं, कभी कभी करते करते बोर हो गए कि यार क्या चल रहा है ट्रेनिंग, चलो एक दिन नहीं जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा। देखिए, मैं तो इनफैक्ट ट्रेनिंग में हमें छुट्टियां भी नहीं मिलती है। अच्छा। स्टेशन लीव भी, अगर स्टेशन लीव मतलब अगर आपको ग्रेटर नोएडा से दिल्ली भी जाना है तो यू हैव टू टेक परमिशन। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो रहती है इस केस में। क्लासेस अटेंडेंस पूरी मेंटेन होती है, अगर कोई नहीं आ रहा है देन दे हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन, एब्सेंट मार्क होती है। तो ये इतना तो लिबर्टी नहीं है, बट जेन्युइन रीजंस पे हाँ कंसीडर हो जाता है। अच्छा, आपको फील्ड सर्वे बाकायदा बताया जाता होगा क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हमने ऑफिशियली स्टैटिस्टिक में पढ़ रखे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे NSO है, NSS है, CSO है, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, और भी बहुत सारे। तो इसके अंदर जा कर के आप वहाँ पर मतलब एग्जैक्टली करते हैं चीज़ें, या फिर बाहर फील्ड सर्वे में क्या क्या ओवरऑल मतलब क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है और क्या क्या बताया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी सर्विस के कोर्स में आपको FODs में पोस्टिंग मिल सकती है। तो उस चीज़ में आपको प्रिपेयर करने के लिए जितना भी सैम्पल सर्वेज होते हैं या क्वेश्चनार्स बनते हैं, इन सब का नॉलेज आपको ट्रेनिंग के टाइम भी दिया जाता है। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो आप डेटा कलेक्शन करते हैं, कभी कभी आप सेकेंडरी डेटा लेते हैं, कभी कभी आप कई जो बैचमेट्स से मेरे, उन्होंने सर्वे भी कंडक्ट कराया था। इसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चनर फ्रेम होना है, क्या क्या सर्वे के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब आपको समझाई जाती हैं। कई आपको मॉड्यूल्स में फील्ड पर भी ले जाया जाता है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन जो वहाँ पे भी जो लोकल हैं वहाँ से पूछते हैं आप क्वेश्चंस, फिर जो डेटा आता है उसको कैसे एनालाइज करेंगे या कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब चीज़ें जनरली आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है, हमको एकदम जो है गठरी भर के पढ़ लिख के जाना पड़ता है वहाँ पर। तो ये जो पढ़े लिखे रहे, जैसे कि NA का हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े होते हैं हम लोग, और क्योंकि हम कोरिलेट करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं चीज़ें, कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसका यूज कहाँ पर कैसे होना है। अगर ये कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब मिल जाती है, तो ज़्यादा कोरिलेट हमारे हिसाब से बढ़िया रहता है। तो आप ये बताइए, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने पढ़ रखा है, डिमांड एनालिसिस हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, इनका ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार से यूज होता है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ट्रेनिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यूज भी नहीं होता इन सब का। यूज़ बिल्कुल होता है। आप देखिए, ट्रेनिंग में अब आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा। जितना आपने अब पढ़ रखा है, वो अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ पहले से, तो अब जो आगे बताया जाएगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। वो मतलब वहीं से फिर ट्रेनिंग की अलग वहीं से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये तो आपको आते ही है, ये वो एजम्पशन रहता है। अब जो आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। इनका यूज़ तो रहता ही है, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है वो अब ट्रेनिंग में समझाते हैं। तो अच्छा, जो पढ़ रखा है वो यूज़ तो आता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी, अच्छा आपको वो पोस्ट मिल गई होगी ना? जी। अच्छा, कौन सी पोस्ट मिली? मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड ये फर्टिलाइजर। डिसाइड कौन करता है कि वो कौन सी पोस्ट किसको मिलेगी? देखिए, हमारा कार्डर होता है, ISS कार्डर, वो ये मैनेज करते हैं कि ISS सर्विसेज के जितने भी लोग हैं वो किधर पोस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। एक हमारे पास वैकेंसी पोस्ट भी अवेलेबल है। आप अगर मॉस्पी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में ISS की पोस्ट हैं।
तो उन जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में पोस्ट अवेलेबल होती हैं वहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। कौन किधर जाएगा ये सब कार्डर एंड कमिटी डिसाइड करती है, आपसे प्रेफरेंस लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद भी कुछ ऐसा मेरिट वेरिट बनता है कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस ऐसा रहा, या फिर इसके हिसाब से ओवरऑल उस ट्रेनिंग के दौरान भी बनता है क्या लास्ट में? बिल्कुल, आपका अप्रेजल रिपोर्ट बनती है। वो अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर आपका प्रोबेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपने जैसा ओवरऑल परफॉर्म किया है ट्रेनिंग के टाइम पे वो मैटर करता है। मेरिट लिस्ट में कोई आपका चेंज नहीं होगा, आपकी रैंक नहीं चेंज होगी, लेकिन हाँ प्रोबेशन क्लियरेंस में ये ज़रूरी है। अच्छा, आपने क्या कौन सी पोस्ट मिली थी? क्लिनिकल क्या मिली आपको पोस्ट? असिस्टेंट डायरेक्टर। नहीं, उसमें किस विभाग में? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में। तो ये आपने चयन किया हुआ है कि मतलब रेफरेंस में दिया हुआ कि हम ये चाहिए, या फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप? मैंने जो प्रेफरेंसेस दी थी वो मुझे मिली नहीं थी। इनफैक्ट हमारे बैच में सबको दिल्ली ही दिया था, बिकॉज कोविड के टाइम था एंड शायद जो मिनिस्ट्रीज थी वहाँ पे वैकेंसी थी आईएसएस की पोस्ट की, तो मेरा पूरा बैच दिल्ली में ही रहा है। तो जनरली प्रेफरेंस जो ली थी वो लगभग 1-2 लोगों को ही मिली थी, बाकी ये रैंडम एलोकेशन होता है। अच्छा। कमेटी जो डिसाइड करती है काडर में, मैंने नहीं दिया था। खुश हैं आप? हाँ जी, काम बढ़िया है। फाइनल पोस्टिंग कहाँ तक जाती है? आप देखिए डीजी लेवल तक फाइनल पोस्टिंग जाती है। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल? हाँ जी। अच्छा। तो डीजी लेवल तक आपकी पोस्टिंग जाती है और बीच में कई स्टेजेस रहते हैं। आप डेपुटेशन पर भी जा सकते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन या स्टेट डेपुटेशन पर। सेक्रेटरी तक भी आप जा सकते हैं अगर आपकी एज है एंड यू हैव परफॉर्म वेल। प्रमोशन कितने साल में मिलता है इसमें? देखिए हर स्टेज का अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर टू डेप्यूटी डायरेक्टर जब आप बनोगे तो आपका 4 साल का सर्विस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पार्ट। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब आप डीडी डेप्यूटी डायरेक्टर से जब आप जॉइंट डायरेक्टर बनते हैं तो आपका टोटल सर्विस 9 साल या 12 साल की होनी चाहिए। तो ऐसे ही वेरी करता है। अच्छा, आगे जाते जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ेगी 3-4 साल का अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा। और फिर प्रमोशन जब हायर लेवल पे होते हैं तो जैसे स्टार्टिंग के एडी और डीडी लेवल पर तो पूरा बैच एक साथ प्रमोट होता है, लेकिन जो हायर पोस्ट हैं उसके लिए ये मैटर करता है कि पोस्ट वैकेंसी है कि नहीं। तो जैसे जैसे वैकेंसी होती है रैंक के अकॉर्डिंग प्रमोशंस होते रहते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग का सबसे आपका बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट, मतलब कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं कि अभी लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग का सबसे मतलब बेकारी मतलब ये था, फेज था, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो वहाँ पर तो लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ मुझे याद रहेगी ट्रेनिंग के दौरान? और बेस्ट पार्ट क्या रहा दोनों का, मतलब मेल जोल ऐसे क्या? देखिए जो भी ट्रेनिंग करके आए हैं या कर रहे हैं, जो क्लासेस होती हैं वो कुछ ही अच्छी लगती हैं स्टार्टिंग में, फिर एक जैसा हो जाता है। अच्छा। तो क्लासेस हाँ ठीक थे, नॉलेज तो रही मिली, लेकिन बेस्ट पार्ट वो रहा जिसमें हम एज अ बैच हमने परफॉर्म किया या एज अ बैच हमने कुछ काम किया, तो वो पार्ट बेस्ट रहता था। बेस्ट पार्ट ये भी रहता था कि जब जैसे खेलते थे हम, कई गेम्स मैंने वहाँ सीखे, तो वो मैं खुद को भी एक पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग पे भी जाके होता है, तो वो बेस्ट पार्ट रहा। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर को जो है क्या क्या सरकारी जो है वो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, इस पर ज़रा जो है मोहर लगाइए। देखिए आप जब आपकी पोस्टिंग होती है, आप एक क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर की तरह वहाँ पे पोस्ट होते हो, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास ए ऑफिसर के जो भी पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं आपको वो मिलते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं, वो सारे आपको मिलते हैं। क्वार्टर के लिए आप एलिजिबल होते हो, टाइप 4 का क्वार्टर आप के लिए आप एलिजिबल हो, वो डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी आपको मिलता है। ऑफिशियल वर्क के लिए आपको कार भी प्रोवाइड की जाती है। ऑफिशियल टूर के लिए फिर एयरलाइन या रेलवे जैसे भी जो फिजिबल हो, जो आप एंटाइटल्ड हो, वो सब आपको सुविधाएं मिलती है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा जनरल चीज़ों पर। इसको हम कह रहे हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरह, कि ऐसे शॉर्ट में बता देना है आपको चीज़ें, ऐसे जनरल चीज़ें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों में डाउट आ जाता है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, कि हम भयानक तरीके से तैयारी कर जाते हैं, क्या उसके लिए हम कैपेबल होते हैं, या हमें क्या और चीज़ें चाहिए तैयारी करने के लिए, तो वो सब चीज़ें रिलेटेड आती हैं। ये क्वेश्चन है कि जब भी हम बड़ी परीक्षा या यूपीएससी या पीसीएस या और भी परीक्षाएं होती हैं, इसकी तैयारी करने के लिए हमें अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए पहले? क्योंकि हम जानते हैं कि हमको सिर्फ ये दिखता है हमारा सिलेबस क्या है, हमने क्या पढ़ रखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है किस प्रकार से तैयार होना चाहिए एक स्टूडेंट को? देखिए, अगर आप सीरियस हैं एंड किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहिए कि वो एग्ज़ाम कितना टाइम लेता है। आईएसएस एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 साल पूरा डिमांड करता है। 1 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। उस टाइम पे आप कई सारे फ्लक्चुएशंस होंगे इमोशनली या ऐसे कैसे भी। तो उस चीज़ में आपको खुद को पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि अगर बीच में कुछ भी आए तो मुझे फोकस्ड रहना है। अगर कोई अर्जेंसी है तो आप टैकल करके अपनी प्रायोरिटी सेट करिए एंड उस हिसाब से करते रहिए। बीच में डिमोटिवेट भी होते हैं, ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा या इतना कवर नहीं हुआ जितना सोचा था, जो टारगेट रखा वो पूरा नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है, तो इसमें घबराने का नहीं है कुछ भी। आप बस जो आपने प्लान किया है उसको पूरा करने का कोशिश करिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए, लेकिन फोकस रहिए। और इसमें डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी प्रिपरेशन, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है या प्रिपरेशन में कुछ उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, वो घबरा जाते हैं या छोड़ देते हैं। अगर ये स्टेज आपकी है तो आप फिर सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो इसको अपना एक डेडिकेटली 1 साल दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, और फिर उसको मन लगा कर फिर करिए, जिससे आप खुद ऑनेस्टली तो बोल पाएँ कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट थे कि मैंने प्रिपरेशन की, और नहीं भी हुआ तो एक अंदर से तो होएगा ही कि बिल्कुल। मैं ऑनेस्ट था। इन सब परीक्षाओं के लिए बेस कितना महत्वपूर्ण होता है? लोग कहते हैं कि आपका बेस बहुत कमज़ोर है, आप नहीं कर सकते हैं। किसी का बहुत हाई बेस रहता है फिर भी नहीं हो पाता है। तो क्या आपको लगता है कि बेस कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए इन एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं? जो मैं बेस से समझ रही हूँ वो ये है कि कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका अगर कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से वो समझ आ गया है कि ये चीज़ें इस टॉपिक पर होती हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप वो कर ले जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बेस क्लियर हो। तो उसके लिए आप बेसिक बुक से स्टार्ट करिए। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम अगर आप शुरू कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब आप आगे पास आएंगे और अगर आपने और लेवल के क्वेश्चंस देख लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ, बेस ज़रूरी है। अच्छा। आजकल इस डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत सारे कंटेंट लोग लेके आ गए हैं, वेरियस टाइप के जो है चीज़ें अलग अलग तरह से बताने लगे हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो चीज़ें उनकी अडॉप्ट करनी चाहिए, या कैसे भरोसा किया जाए कि उनको हम कुछ और पढ़ रहे थे, अब वो लेके आए हैं तो हम उनका भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपना जो ओल्ड है आपके पास आपका कंटेंट है उस पर जो है डिपेंड रहना चाहिए आपको? किस प्रकार से आप इसको देखती हैं? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने जीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मेरा आईसीएसई बोर्ड था स्कूल में, तो हिस्ट्री के लिए मैंने सोचा कि मैं स्टैंडर्ड बुक लाती हूँ जो अवेलेबल है मार्केट में। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ले आई थी मैं, बट वो मुझे होता है, सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में मुझे वो समझ ही नहीं आ रही थी। तो मेरी जो स्कूल की बुक थी 11th और 12th की आईसीएसई की, डीएन कुंद्रा की हिस्ट्री की, मैंने वो पढ़ा। मुझे वो बहुत अच्छे से समझ आ गया, एक स्टोरी की तरह मैं पढ़ती गई, मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसके अलावा मैंने और फिर दूसरी बुक पढ़ी ही नहीं। तो क्या होता है ना कि जब ये तो सच है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन आजकल, तो आपको क्या करना है कि आप देखो, आप जो भी टॉपर है या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनको आप उनके इंटरव्यू आप देखो, आपको जो सही लग रहा है वो नोट डाउन कर लो, सबकी स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप देखो कि आपको किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो आप ऑप्ट करो। उसको 1-2 बार पढ़ के देखो, थोड़ा बहुत, कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस। अगर आपको लग रहा है यस दिस बुक इज़ गुड, जो उन्होंने सजेस्ट किया है, तो ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे थे और कुछ नया किसी ने बता दिया, तो पहले तो जो पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, और आपको जो नया बताया गया वो आपके पास अगर टाइम है और लग रहा है कि ये पढ़ने से मेरा एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या एडिशनल कुछ आ जाएगा, तो कर लीजिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये अपना स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज पहले से बना के रखिए। जब आप इनिशियल स्टेज में हो, 1 महीना आप भले ही इसको दे दो, लेकिन एक बुक लिस्ट अपनी एक फिक्स रखिए कि ये मुझे पढ़ना है, और इसके अलावा फिर मैं और नहीं भटकना है मुझे, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल। आप अगर 10 चीज़ें पढ़ेंगे और एक भी दिन वो रिवाइज नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, बस इतना ज़रूरी है। ज़्यादा फैलिए मत, वरना फिर लास्ट में फैलते फैल जाएंगे रहते एक तरह। अच्छा, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान।
रिवीजन का क्या खेल रहता है इसमें? बहुत बहुत बड़ा खेल रहता है। जैसे मैंने बताया 6 से 7 बार मैं रिवीजन करके गई थी। उस रिवीजन की वजह से ही वहाँ जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, एक तो जुलाई का महीना होता है, मई जून जुलाई बहुत गर्म होता है नॉर्थ में, ये तो पता ही है सबको। तो और प्रेशर भी रहता है, कई लोग रहते हैं और आपको अपने लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। तो जब क्वेश्चन आता है उस प्रेशर में अगर आपको वो याद नहीं रहा और आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाए तो वो बहुत दुख देता है। तो इसके लिए ऐसा ना हो, इसके लिए आपको रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, एंड डे में आप उतना ही पहली बार कॉन्फिडेंट होगे और सेकेंड थिंग वो याद रहेगा। तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। आप भले ही कम बुक्स पढ़ें पर ज़्यादा बार पढ़ें उसे। अच्छा, आईएएस की परीक्षा जो है किस स्टेज से हम लोग को तैयार, मतलब अगर आप सोच रहे हैं आईएएस की परीक्षा देने के लिए तो आपको किस स्टेज से आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत शुरुआत कर देनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो आपको किस स्टेज से लगता है, ग्रेजुएशन से या फिर थोड़ा सा और कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किस स्टेज से होना चाहिए ये कि इंटरेस्ट लेने लगे थोड़ा बहुत, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट मारिए अगर आपको परीक्षा में बैठना है? मैं मेरा बताती हूँ। जब मैंने एनरोल किया बीएससी में स्टैटिस्टिक्स, मुझे आईएएस के बारे में नहीं पता था। अब तो बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है आईएएस का, सबको पता है, उतना उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने तो मेरी प्रिपरेशन बीएससी 3rd ईयर से स्टार्ट की थी। वो भी मेरे जो प्रोफेसर थे उनकी गाइडेंस से, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो ग्रेजुएशन है आपका वो अच्छे से करिए, क्योंकि 80% सिलेबस जो है वो ग्रेजुएशन का है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा है, जो कोर्स वहाँ पढ़ाया गया है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो आप ये अपना ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसी कोई 2-3 चीज़ें होंगी ये आपके ध्यान में, या तो वो हमसे शेयर करिए कि यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, 2 या 3 चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए कि एक स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि तभी वो चीज़ें आप कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से कुछ लगता है कि ऐसी 1-2 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, इस प्रकार से आपको कोई लगता है कुछ चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन अ सेंस कि आपने जो सोचा है पढ़ने का, आपको पता है जर्नी बहुत लंबी है, वो 1 साल तक जाएगी। तो जो आपने सोच रखा है पढ़ने का उसे ऑनेस्टली ट्राई करिए कवर करने का। मैं ये नहीं कह रही कि आप दोस्तों से मत मिलिए या रिलेटिव से मत मिलिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है तो वहाँ जाइए भी नहीं। मैंने खुद मेरी प्रिपरेशन के दौरान कई शादियाँ अटेंड नहीं की हैं। कई क्वेश्चन अगला यही था कि तैयारी के दौरान स्टूडेंट को मतलब क्या क्या चीज़ें जो है, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं कि ऐसा कि हमारी बुआ के यहाँ शादी है, उनके यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेरेंट्स भी हमारे कहते थे कि आप नहीं जाएंगे तो वहाँ से कौन आएगा फिर हमारे यहाँ, तो ये सब चीज़ें होने लगती है ना। तो उन सब चीज़ों का कैसे हैंडल किया जाए या फिर क्या होना चाहिए, वही मैं चीज़ पूछ रहा था आपसे। देखिए, आपके पास 1 साल है और जब 1 साल आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो वो जो दुख है वो सिर्फ आपको ही पता होगा। वो जिनकी शादी हो रही है या जो रिलेटिव्स गुस्सा हो रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अगर नहीं ज़रूरी है तो मत जाइए। जो लोग आज गुस्सा होकर बैठे हैं, आपके रिजल्ट के बाद वही लोग आएंगे सबसे पहले। अच्छा, तो आपको खुद में ऑनेस्ट रहना है, जो सोच रखा है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि या आपकी खुद से लड़ाई, आप इसमें जीत गए ना तो एग्ज़ाम में जीत जाएंगे। अच्छा, फटाफट वाले क्वेश्चन हैं कि ऐसे मतलब ठीक है आ जाएं तो जवाब दे दीजिएगा, ना है तो पास भी कर सकते हैं। खुद के एग्ज़ाम टाइम में जब पेपर चल रहा होता है तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है ना कि अपने नोट्स मान लीजिए भूल गए हम, जब बैग में रखे हुए दूसरे के नोट्स हमारे सामने आ जाते हैं तो उसको भी चेक देना चाहिए साथ में कि देख ले लो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, या अपने नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम दिन में? हाँ, मैं मेरा इंसिडेंट बताती हूँ। पेपर 3 हो गया था, पेपर 4 था लास्ट डे। मैं मेरे कॉपी भूल आई थी नोट्स की। अच्छा, तो मेरी सिस्टर है रितांशी, उससे मैंने मंगाए थे, वो लेकर आई थी। क्योंकि होता क्या है ना, रिवीजन आप कर रहे हो उस टाइम पे, दूसरे के नोट फिर क्यों कंफ्यूज होना है। नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए आपके पास नहीं है, हाँ चलिए ठीक है देख लिया ठीक है, क्या पता वही चीज़ आ जाए, कोई हार्म नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा। खुद के नोट्स लेकर जाइए तो बेहतर है। पेपर के बीच मिले समय में क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए कि ऐसे हाँ ये आता है, या फिर पन्ने पलट लेने चाहिए? क्योंकि लोग रहते हैं ना कि पेपर जैसे निकले उससे एग्ज़ाम हाल से तुरंत देखने बिल्कुल नहीं। मेरा जैसे एग्ज़ाम होता था मैं सबसे बाहर आ जाती थी, क्योंकि बहुत सारे नोन रहते हैं वहाँ। मैं डिस्कस मत करिए पेपर, जो हो गया वो बीत गया है।
उसको दोहराने की अब आवश्यकता नहीं। अब आपके पास जो समय बचा 1-2 घंटे का, उसमें रिवीजन करिए कहीं शांत बैठकर, और हो जाए रिवीजन या पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो भी शांत रहिए, खुद को वहाँ पे शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अभी और भी जंग है। अच्छा, थोड़ा सा अध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, योग और ध्यान पे विश्वास रखती हैं? बिल्कुल करती हैं डेली? प्रिपरेशन के नहीं, मैंने प्रिपरेशन के टाइम नहीं किया, लेकिन हाँ जो जिनको लग रहा है कि बहुत अनइजीनेस उन्हें रहती है या खुद पे डाउट बहुत आ रहे हैं, करिए ध्यान, योग करिए, थोड़ा शांति मिलती है। मेरा उतना स्टेज शायद नहीं था लकीली, या घर पे सपोर्ट था मुझे तो ठीक था, लेकिन जिनको माइंड में है थोड़ी उथल पुथल, वो करिए ताकि शांत रहें। क्योंकि योग ही ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को या फिर हमारी जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। पेपर के 2 दिन पहले, मान लीजिए अब कल से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं या परसों से स्टार्ट होने, 2 दिन पहले से बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं करता है, बस ऐसा होता है कि बस पेपर हो जाए आज, अब नहीं। क्या करना चाहिए उस समय कि पेपर 2 दिन बचे हुए हैं, मन भी नहीं लग रहा है, चिंताएं अलग से उठ रही हैं, तो क्या करना चाहिए उस समय? पढ़ना चाहिए या फिर रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए? मैं मेरा बताती हूँ। मैं ना प्लान बनाती थी हर वीक का, हर दिन का, कि मुझे कैसे क्या करना है, तो प्लान मेरा रेडी था। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक मुझे सारा रिवीजन करना था, जो कि मैंने कर लिया था। अब बचे 2 दिन, पहला पेपर जीएस और इंग्लिश का है, एज सच रिवीजन वाला उसमें कुछ रहता नहीं है, तो 1 दिन पहले मैंने कुछ नहीं किया। मैं फैमिली के साथ थी, नेक्स्ट डे जाकर पेपर दे आई, क्योंकि अगर आप 1 दिन पहले रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे कैसे जाकर शांत माइंड से दे पाएंगे? तो इतना स्ट्रेस लेने का नीड नहीं होता है। अभी 1 साल तक आपने जितना पढ़ा है वो काम आएगा, तो 1-2 दिन पहले खुद को शांत रखिए, जिससे एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर पाएँ। अच्छा, आपका प्लान बी कोई था या सिर्फ डायरेक्ट यही? देखिए मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। उस टाइम पे तो मेरा सिर्फ आईएसएस ही फोकस था, लेकिन मैं और एग्ज़ाम्स दिया करती थी, बट विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर देम। मैं और एक बैंक के कौन से एग्ज़ाम देती थी? देखिए जो आते थे, एसएससी, बैंक, मैंने सब दिए हैं। आरबीआई मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था एमएससी फाइनल ईयर में, मेरा आरबीआई भी क्लियर हुआ था, और जब मैं ट्रेनिंग में थी तो इंटरव्यू कॉल भी आया था। तो मैं लेकिन गई नहीं थी, बिकॉज मुझे वहाँ सीट बर्बाद नहीं करनी थी और मुझे यहीं रहना था, तो मैं नहीं गई थी। तो यस, अगर मान लीजिए आपको बहुत टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते करते, तो ज़रूरी आप एक प्लान भी रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी एग्जाम्स जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं देते रहिए, क्योंकि और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगनी है, बस थोड़ा ही देखना होता है। तो प्लान भी ज़रूरी है आज की सिचुएशन को देखते हैं। इस बातचीत का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस यहाँ तक की जर्नी रही, उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? एक पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर और भी लोग हैं जिनको आप श्रेय देना चाहें कि यहाँ तक की सफ़र के लिए आपको? सबसे बड़ा श्रेय तो मैं मेरे मम्मी पापा को दूंगी और मेरी सिस्टर को। अच्छा, उन्होंने इस स्टेज में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कुछ भी हो, मतलब मेंटली या और भी घर में कुछ भी हो, बहुत सपोर्ट किया है। जो मेरे टीचर्स हैं, मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मैं कहीं भी अगर फंसती थी, क्वेश्चन मुझे नहीं आता था या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, इंटरव्यू में भी बहुत मेरी हेल्प की है प्रोफेसर्स ने। जो मेरे बीएससी के टीचर्स हैं या एमएससी के थे, इनफैक्ट एक मैम आती थी हमारी बीबीएयू की, मधुलिका मैम, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उनको मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता का। इसके अलावा जो मेरे दोस्त रहे हैं, जिनके साथ मैंने बैठ के प्रिपरेशन की, डिस्कस किया, मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगी। अच्छा, ये थी हमारे साथ जो है मानसी त्रिवेदी जी, जो कि अभी असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुकी हैं और कायदे से अपनी जो है सर्विस को निभा रही हैं। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो, सवाल हो, तो आप हमें जो है टाइप करके पूछ लीजिएगा। हम फुर्सत में जब भी बैठेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें समय दिया और कायदे से बहुत जानकारी आपने हमको बता दी है। थैंक यू आदित्य, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मुझसे वार्तालाप की। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने कुछ बताया वो किसी के काम आ जाएगा, और जनहित में जारी चैनल को भी मैं शुक्रिया करती हूँ कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके माध्यम से वो जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक सही जानकारी, जो सफल हो चुके हैं आईएसएस में, उनके माध्यम से पहुँचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।